दररोज केलं पाहिजे. जे फॉलो करतात ना लोक, ते कधीही फायद्यात राहतात. फॉलो न करणाऱ्यांचं काही सांगू शकत नाही. तर वा सिंपल काय करायचं, एकदम सिंपल. जसं की ह्याच्यासाठी आता ह्या काय रिॲक्शन आहेत ना, का प्रिपरेशन आहे? एकच मिनिट हा, जरा आपण मोठं करूया ह्याला. हा, हे काय आहेत, ह्या रिॲक्शन आहेत. रिॲक्शन आहेत म्हटल्यावरती तुम्ही काय करायचं, सिम्पली हे हे लिहायचं नाही. झालं. तुमच्याकडे काय असलं पाहिजे, N2 प्लस Mg गिव्स Mg3 N2, राईट. ह्याच्यापैकी हे लिहायचं नाही, सॉरी कुठे गेलं बाबा, हां हे लिहायचं नाही, हे रिकामं ठेवायचं. असं तुमच्याकडे पेज असलं पाहिजे, N2 प्लस Li गिव्स, हे असं इतर रिकाम्या जागा ठेवायच्या. आणि प्रॅक्टिस करत असताना यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. सिंपल तरीका, इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगी. अब चलते आगे, रिएक्शंस विद नॉन मेटल, वही सेम तरीका. अब जब प्रिपरेशन हो तो सिंपली क्या करना है, ये तो सही है लेकिन इधर वाला एक तो इसको छिपाओ या फिर इसको छिपाओ, पता होगा वो भी मैं, लेकिन ये करना ही पड़ता है. ठीक है, आप कितना भी करो अलग से कुछ नहीं होता, करना ही पड़ेगा. अब देखो यहां पे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो क्या है ये, देखो जो भी रिएक्शन है इसमें क्या करो, इसको छिपा दो, इसको मत लिखो, ऐसा यहाँ पे बॉक्स कर दो, यहाँ NaOH कर दो नोटबुक के अंदर, और इधर भी चाहिए तो एक बॉक्स कर दो, Na2SO4 कर दो. मतलब मिनिमम चीजें रखो, ऐसा पूरा पेज होना चाहिए आपके पास, पूरा का पूरा. और फिर इसके अंदर बाद में लिखो कंपाउंड्स. बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही आसान तरीका, राइट. और यह आपके पास होना चाहिए, मतलब अभी तक जितने रिएक्शन हुए उसका आप कल लेके आओ, राइट. ये रिएक्शन को पढ़ाने में मैं टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये पढ़ाने की रिएक्शंस कम ही है, ये रट्टा मारने की ज्यादा है, तो उसमें हमको ज्यादा टाइम वेस्ट करना है. समझ में आया क्या? इसको क्या है, अमोनियम सल्फेट, क्या है, एसिड बेस साल्ट. साल्ट क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो OH है ना तो H+ है, ना तो इसके अंदर कैपेबिलिटी. अब अमोनिया, इसके अंदर OH नहीं है लेकिन ये बेस है, क्यों? क्योंकि इसको अगर वाटर में डालोगे तो ये OH पैदा करता है, राइट. लेकिन ये तो पता होनी चाहिए, ये अमोनियम, ये सल्फेट, तो ये साल्ट ही हो गया. ये क्या है, अब मैंने कल बोला साल्ट और बेस है तो क्या होगा, नया साल्ट और नया बेस. साल्ट एसिड है तो नया एसिड नया साल्ट. डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ भी नहीं, क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो ये अमोनिया, अब ये नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा तो नहीं होगा कि ये नहीं और ये साथ आएंगे, इतनी तो लॉजिकल बात है, क्यों ये दोनों साथ नहीं आएंगे. अब अमोनिया डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अमोनियम के साथ सोडियम आएगा या OH आएगा, क्यों? यस, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव क्यों आएगा, पॉजिटिव के साथ निगेटिव आना चाहिए ना, इतना तो पता होना चाहिए. इसलिए तो मैंने आयन आपको दिए है ना, पहले सब बात मैंने पहले ही करके दी आपको. ये अमोनियम प्लस है, ये माइनस होता है, 2 माइनस छोड़ो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस प्लस थोड़ी साथ आएंगे, प्लस माइनस के साथ जाएगा. तो ये आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम सल्फेट. अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, उसका डिकम्पोजिशन अमोनिया और वाटर में होता है. हमने तो ये देखा भी है, अमोनिया को अगर वाटर में डालोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पैदा करता है वो, इसलिए तो उसको बेस कहा गया है. पता है कि नहीं, 10th में था आपको, 9th में शायद, कि अमोनिया खुद OH नहीं है उसके पास, लेकिन वाटर में डालोगे, अगर अमोनिया को आप वाटर में डालोगे तो ये देखो एक साथ आते, और ये इस तरीके से, सही बात है ना, सही बात है ना, NH4+ हो गया और OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पैदा हो गया. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है बेसिकली, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड उतना स्टेबल नहीं है, तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, अमोनिया और वाटर. बात समझ में आई? अरे बहुत आसान है, सभी चीजों को इसी तरीके से देखना है. उसके बाद ये भी देखो, ये भी देखो आप, वही है, ये क्या है, अब मैंने लिखा है नीचे इसलिए, या समझ रहा है, बोलो आप ही बोलो, क्यों इसमें H+ नहीं है ना OH- है, तो ये क्या हो गया, फिर साल्ट ही होना चाहिए ना, तो ये ऑक्साइड है तो वो होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड भी नहीं है तो ये साल्ट ही है. साल्ट तो पता होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी हमने साल्ट बहुत किए है ना. तो ये किस एसिड से बना, इसका एसिड और बेस बताओ चलो इस साल्ट का.
चलो पहले तो इससे क्या पैदा होगा, मतलब हमें साल्ट कौन से एसिड और बेस से आते हैं ये तो पता है ना हमको। साल्ट की पैदाइश कहां से होती है, एसिड और बेस से। तो कौन सा होगा इनका एसिड, इसका ये होगा एसिड। मतलब एनायन के कहां से आता है, एसिड से, और कैटायन साल्ट के अंदर एनायन कहां से, अरे बेटा देखो NaOH HCl कौन सा साल्ट होगा बोलो, NaCl। तो ये कैटायन कहां से आया, बेस से या एसिड से, और ये एनायन कहां से आता है, तो यहाँ पे ये कौन है, और ये एनायन, तो ये कहां से आया, HCl से आया। ये कहां से आया बोलो, NH4, सही है ना। तो इन बेस और एसिड से आया, और ऐसी आपको आदत होनी चाहिए पढ़ने की, यही आदत होनी चाहिए। ऐसे मोनोटोनिकली मत पढ़ा करो, पढ़ते वक्त ये सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। अरे ये तो एसिड है, ये तो साल्ट है, कहां से आया यार, यहाँ से आया। तो ये फिर, और साल्ट ऑफ वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग क्या है, क्या है साल्ट ऑफ, ये कौन है, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इतना तो पता होना चाहिए। अभी किए रिवीजन, वीक है बेटा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है HCl, सो दिस इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो इसको पानी में डालोगे तो इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन एक तो एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो बोलो इसका क्या होगा, एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपकी आदत होनी चाहिए पढ़ते वक्त, ऐसी आदत। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक स्टडी। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक आपको बायो में होगा ना, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऐसा कुछ, मतलब सब चीजों को साथ लेके चलना। इससे ना आपको एक ऐसी, मैं ये किस लिए बता रहा हूं, मैं इंग्लिश का प्रिपरेशन ऐसे करता था बेटा, मैं कभी इंग्लिश के लिए अलग से उतना ज्यादा कुछ किया नहीं। अब मैं इस पे क्यों बोल सकता हूँ, मुझे दोनों मतलब इंग्लिश में अच्छे मार्क्स है, ऐसा कोई नहीं है। 10th में 93 है, CBSE में उतना आसान नहीं होता 93 लेना। तो इसके लिए कुछ बहुत अलग नहीं करता था मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करता था, साइंस के सेंटेंस है। अब क्या है, CBSE के बुक्स लकीली ऐसा होता है कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। महाराष्ट्र बोर्ड का क्या होता है कि वहां पे आप दिमाग नहीं लगा सकते, कि वो खुद ही मिस्टेक कर देंगे, कुछ क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। तो हमारे NCERT के बुक्स रहा करते थे। अब सेंटेंसेस उसके थोड़े क्या होते, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते। तो खुद मैं ऐसा वहां पे क्या करता था, मतलब साइंस की स्टडी करते वक्त इंग्लिश का यहाँ पे क्या यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल क्यों किया, यहाँ पे कभी कभी क्या होता था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस, ऐसा आता था। तो मैं ऐसे ही नहीं पढ़ता था, अरे ये इंक्रीजेस कैसे आया, क्यों, नंबर ऑफ फ्लावर्स ऐसा रहता था, मान लो इंक्रीजेस, मैं तो बोला ये तो प्लूरल है यार, यहाँ पे इंक्रीजेस क्यों लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ता था मुझे। क्या आप लोगों को ऐसा पढ़ता है, साइंस पढ़ते वक्त इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ा करो, मतलब कहां पढ़ने चाहिए लेकिन ऐसे क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते वक्त ही। आप अगर लोकल पब्लिकेशन उठाओगे तो उनकी कोई गारंटी नहीं है। लोकल छोड़ो, सिंगेज के बुक्स में भी ग्रामर की गारंटी नहीं होती। ग्रामर की गारंटी सिर्फ NCERT में होती है, ना महाराष्ट्र के बुक में है, सिर्फ NCERT। क्योंकि उन लोगों का पूरा पैनल होता है बुक डिजाइन करते वक्त, एक्सपर्ट अलग रहेंगे और ग्रामर चेक करने वाले लोग अलग रहेंगे। बस NCERT को पढ़ते वक्त आप ग्रामर की गारंटी ले सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से पढ़ोगे तो एक तो याद रहेगा आपको सब कुछ चीजों को, आप भूलोगे नहीं, उतना भूलोगे नहीं चीजों को। तो फिर नंबर ऑफ फ्लावर्स इंक्रीजेस, फिर यहां पे अरे ये कहां से, क्योंकि इतने सेंटेंसेस इंग्लिश में अगर आप प्रैक्टिस करने बैठोगे भी तो वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस कितने मिलेंगे आपको उस बुक में, कुछ भी नहीं, 10 होंगे प्रैक्टिस के लिए। लेकिन साइंस में कितने सेंटेंसेस, बहुत सारे। तो ये कहां से आया यार, ये समझा नहीं, सर को पूछा, उसको भी नहीं पता, और एक्सपर्ट से पूछा, तो मतलब वो मुझे समझा ही नहीं। मुझे 12th क्लास में पता चला, एक सर इंग्लिश के बोले कि बेटा नंबर ऑफ, मतलब वो दूसरा ही पढ़ा रहे थे चीज, उसमें बोले तो बताओ यहाँ पे ऐसा क्यों आया होगा इंक्रीजेस। तो उन्होंने बोला कि बेटा इसका जो नाउन है, मतलब जो आपका सब्जेक्ट रहता है, वो सब्जेक्ट फ्लावर नहीं है, नंबर इज इट्स सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली इंक्रीजेस कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो। अब सिंगुलर तो नहीं है, मैं तो बोल रहा था ये तो प्लूरल है, फिर यहाँ पे ईएस क्यों आया। तो वो बोले कि बेटा ये सब्जेक्ट नहीं है, नंबर, उस फ्लावर का नंबर, ये उसका सब्जेक्ट है ना। तो नंबर तो क्या है, सिंगुलर हो गया ना, तो इसलिए वो ऐसा। मेरे कहने का मतलब यही है बेटा
कि आप लोगों को इस तरीके से आदत होनी चाहिए पढ़ने की। अब यहाँ पे ये पढ़ रहे हो तो सिंपल, ये तो क्या है, साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसका सोल्यूशन एसिडिक होगा। इसकी पीएच क्या हो सकती है, याद आ रहा है क्या? नहीं, चलो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन कम से कम कंसेप्ट तो याद आनी चाहिए जो भी हो रहा है। इसके बाद ये कौन है बोलो, एसिड बेस, क्या ये बेस, तो मैंने अभी बताया साल्ट बेस, न्यू साल्ट, न्यू बेस, साल्ट एसिड, न्यू साल्ट, न्यू एसिड, और इसमें होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो यहीं पे फिर भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा पहले। अब एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्या दिया है, NH3 प्लस H2O प्लस CaCl2, यही एनसीईआरटी में होगी रिएक्शन। तो आपको समझेगी नहीं, अरे यार ये कहां से आ गई रिएक्शन, मतलब कुछ लॉजिक है क्या इसमें? नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, उसको पहले डबल डिस्प्लेसमेंट में लोगे तो दिमाग में घुसेगी, राइट, कि चलो किसी चीज को पकड़ के है, और बाद में इसका डिकम्पोजिशन बेटा ऐसे होता है। ऐसा अगर याद करोगे तो आपको दिमाग में जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसा दिया है क्या पहले? ये नहीं दिया, लेकिन इस वे से जाओगे तो आपके दिमाग में घुसेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। समझ में आया ऐसा क्यों किया मैंने, पहले इसको क्यों पैदा कराया, समझ में आया क्या? क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, साल्ट प्लस बेस से क्या पैदा होता है, एक नया बेस और नया साल्ट। तो पहले उस बेस को पैदा करो और फिर उसको डिकम्पोज कर दो। एग्जाम में आया तो ये लिखोगे क्या आप, क्योंकि बुक में दिया नहीं है तो डायरेक्टली ये लिखोगे, बस समझने के लिए मैंने पहले डबल डिस्प्लेसमेंट कराया और फिर बाद में उसको डिकम्पोज किया, राइट। और होता ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने दिया नहीं वैसा। अब बेटा है अमोनिया को पैदा करने की सी मतलब कमर्शियल प्रोसेस, यल मतलब लैबोरेटरी प्रोसेस। अब अमोनिया को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब इसको मैंने क्या नहीं किया, बैलेंस तो नहीं किया, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी याद रखना है, ये तो रिवर्सिबल है ही, इक्विलिब्रियम में इसको 1000 बार लेते हैं हम। तो ये सब रट्टा मारना है, पूरा रट्टा। अब इसको मैं क्या बताऊं, हाँ, टेम्परेचर 700 केल्विन होता है, ये 200 एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी होती नहीं ना, रिवर्सिबल है। हमको क्या रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट हमको चाहिए तो लेफ्ट साइड को लेना चाहिए, राइट साइड को, बोलो बेटा कहां जाना चाहिए, हमको प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए तो राइट साइड को शिफ्ट करना है ना रिएक्शन को, बोलो एक बार, किस साइड को, राइट साइड को आपको उसको शिफ्ट करना तो होगा। अब अगर रिएक्शन को राइट साइड को शिफ्ट करना है तो हमको, अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमको पता है किस साइड को कैसे किया जाता है। अब मान लो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोल इंक्रीजिंग है, मोल डिक्रीजिंग है, ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ। तो बैलेंस तो आपको पता ही है, यहाँ पे 2, ये 2, ये 3, ये भी गैस, ये भी गैस है, और ये वाला भी गैस ही है आपका। बात समझ में, यहां तक बात समझ में। अब बेटा ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, हमको इसको खिसकाना है किधर, बोलो राइट साइड को। उसके बाद ये एक्सोथर्मिक भी हमको ये भी पता है, प्लस कुछ एनर्जी निकलती है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्या बुक किसी के पास, रेडीमेड एनसीईआरटी है क्या, डेल्टा एच शायद दिया होगा, देखो हैबर्स प्रोसेस, पी ब्लॉक एलिमेंट, डेल्टा एच दिले का वक्त लिख लूंगा वही, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो एक बार। दिलेगा, हाँ नहीं दिया ना, चलो फिर भी एक्सोथर्मिक है इतना मैं बता देता हूं। एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन को देख के थोड़ी पता चलेगा, दिस इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड में कैसी होगी, बोलो बैकवर्ड में कैसी होगी, अरे बोला रे सरवन ने, हाँ एंडोथर्मिक। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोल इंक्रीजिंग है या मोल डिक्रीजिंग, हाँ मोल डिक्रीजिंग। तो अब अगर
इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको याद आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरजी प्रिंसिपल, सबसे पहली बात, मोल डिक्रीजिंग है तो इसका रेट बढ़ाने के लिए, राइट साइड को शिफ्ट करने के लिए, नॉट रेट, राइट साइड को शिफ्ट करना अलग बात, रेट बढ़ाना अलग बात। रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बढ़ता है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, या फिर और एक चीज होती है वो के मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ। मतलब कैटलिस्ट से भी रेट बढ़ता है, कैटलिस्ट से वही काम होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होने का, लेकिन हमको राइट साइड को शिफ्ट करना है। राइट साइड को शिफ्ट करना मतलब रेट बढ़ाना नहीं, इक्विलिब्रियम पर, जब इक्विलिब्रियम आता है तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, इसको बोलते हैं राइट साइड को शिफ्ट करना। समझ में आ रहा है क्या? और रेट बढ़ाने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आए लेकिन फास्ट आए। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजों की, दोनों चीजों की बात समझ में आ रही है? इक्विलिब्रियम फास्ट आना अलग चीज है, और इक्विलिब्रियम आने के बाद वहां पे रिएक्टेंट का ज्यादा होना या प्रोडक्ट का ज्यादा होना, यह अलग बात है। तो राइट साइड को इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना यानी रेट बढ़ाना है क्या? नहीं, कैटलिस्ट तो रेट बढ़ाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है क्या? नहीं करता। इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना अलग बात, रेट बढ़ाना अलग बात, राइट? अब देखते हैं, सबसे पहले तो मोल डिक्रीजिंग है, तो मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन में ले जाना है या इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ले जाना है? बोलो, मोल डिक्रीजिंग डायरेक्शन में लेके जाना है। मोल डिक्रीजिंग में ले जाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना होगा या कम करना होगा? चलो, मोल डिक्रीजिंग मतलब छोटा हो रहा है, तो छोटे बंदों की तरफ जाने के लिए हमको क्या करना होगा? रूम के ऊपर प्रेशर डालो, तो प्रेशर डालने पर वो क्या करेंगे? छोटा होने की कोशिश करेंगे। तो छोटा होने की कोशिश में वो किधर जाएंगे? अमोनिया की तरफ जाएंगे। तो प्रेशर इसीलिए इसका 200 एटमॉस्फेयर है, जिससे कि वो राइट को शिफ्ट होता है। लेकिन ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन को फेवर करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या कम? दिमाग लगा के बोलो, थर्मो में पढ़ा है मैंने। एक्सो डायरेक्शन में जाने के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर कौन सा फेवरेबल है? ज्यादा या कम? कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है ली चैटरल क्या कहता है, जो रिएक्शन करती है उसके उल्टा करो। मतलब क्या रिएक्शन, मतलब हमको क्या करना है? एक्सो डायरेक्शन में जाना है, तो क्या करो? आप टेम्परेचर कम करो, तो रिएक्शन क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी। सही बात है ना? सही बात है ना? अब हम यहां पे अगर ठंड पैदा करेंगे तो हमारी बॉडी क्या और ठंड पैदा करेगी या गर्मी पैदा करने की कोशिश करेगी? तो इसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, बफर भी इक्विलिब्रियम ही है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये है कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है। किसी भी चीज को देखो, ऐसे आप हेमिस्फीयर ले लो, आपको हुआ होगा वर्क एनर्जी पावर में, हेमिस्फीयर के अंदर एक बॉल डालो या फिर स्प्रिंग को ले लो, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट करो, तो कहां जाना चाहेगा वो? कहां जाना चाहेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्प्रिंग को शिफ्ट करो, ऐसा स्ट्रेच करो, तो इक्विलिब्रियम की तरफ ही खींचेगा ना। मतलब आप अगर इक्विलिब्रियम से उसको दूर ले जाते हो, मतलब स्ट्रेच करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। उसको कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो स्ट्रेच करने की कोशिश करेगी। इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करानी है तो हमको ठंड करनी पड़ेगी। ठंड अगर करोगे तो रिएक्शन और हीट पैदा करके गर्म करने की कोशिश करेगी। तो अमोनिया के लिए हमको क्या चाहिए? टेम्परेचर क्या चाहिए? बोलो, कम। लेकिन यहां पे कैसा है? ज्यादा है। तो ऐसा क्यों? देखो बेटा, दो चीजें मैंने बोला, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना और रेट बढ़ाना। अब होगा ये, टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन रेट तो कम ही होता है टेम्परेचर कम करने पर, और हमको रेट कम भी नहीं चलता। क्यों? चलो मान लिया इक्विलिब्रियम आने के बाद हमने इस तरीके से शिफ्ट किया इक्विलिब्रियम को कि इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रोडक्ट 90% आ रहे, लेकिन इक्विलिब्रियम आने के लिए 100 साल लग रहे। ऐसा भी तो नहीं चलेगा। बात सही है ना? हमको इक्विलिब्रियम भी जल्दी चाहिए, और इक्विलिब्रियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी, बोलो बोलो, ज्यादा चाहिए। तो हमने क्या किया? दो चीजें, रेट को डिस्टर्ब नहीं करना है, रेट को बढ़ाना है। रेट को तो डिस्टर्ब तो किया ही नहीं, बढ़ाया। उल्टा क्या किया? बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ा के रेट को बढ़ाया, जिससे क्या हुआ? रेट बढ़ा, लेकिन इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हुआ? राइट को या लेफ्ट को? टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेफ्ट को। रेट बढ़ा, जिससे कि हमारी रिएक्शन फास्ट हो रही है, लेकिन एक नुकसान हुआ। क्या? इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट हुआ। मतलब देखो,
मान लो शुरू में रूम टेम्परेचर पर यहां पे इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या हुआ, रेट बढ़ा, तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम को हमको कहां शिफ्ट करना है, उल्टा, तो उसको इधर शिफ्ट करने के लिए हमने प्रेशर बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम भी राइट को शिफ्ट हुआ। इन नेट बोल रहा हूं मैं, नटशेल में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम राइट को शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। सबसे पहले तो रेट बढ़ाया विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया विद द हेल्प ऑफ, ऐसी दोनों चीजों को इस्तेमाल किया। और रेट तो बहुत ज्यादा चाहिए, इंडस्ट्री वालों को पैसा तो कमाना ही है, इंडस्ट्री डाली है उसलिए, तो वो कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेगा। आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का एक ही काम होता है, अलग पाथवे देता है, सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये इंटरमीडिएट जो होता है ना उसको बदल देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर है तो ये क्या कम कर दिया उसने, हाँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में देखेंगे। कैटलिस्ट लिया, पोरस बनाया, क्यों बनाया उसको पोरस, एडसॉर्प्शन ज्यादा होने के लिए ना, बात सही है, जितना पोरस बनाओगे उतना उसका एरिया खुला है। अब कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है, रिएक्टेंट को चिपकाता है खुद के ऊपर, एडसॉर्ब कराता है और अलग इंटरमीडिएट बनाता है। तो एडसॉर्प्शन भी होना चाहिए। ज्यादा एडसॉर्प्शन कब होगा, जब वो पोरस होगा। तो उसके बाद प्रोमोटर्स भी यूज किया। कैटलिस्ट के लिए पॉइजन भी होते हैं और प्रोमोटर्स भी होते हैं, आपने बायो में भी पढ़ा होगा, एंजाइम्स के पॉइजन भी होते हैं और प्रोमोटर भी होते हैं। तो ये Al2O3, K2O और मॉलिब्डेनम, ये सभी क्या है, बोलो रे, प्रमोटर्स। ये 5 मार्क के लिए बोर्ड में भी आती है, एक्सप्लेन द हैबर्स प्रोसेस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम। तो ये तो आपने, अब मैंने तो स्टोरी बताई, अब इसको इंग्लिश में तो आपको करना है, कैसी भी इंग्लिश झाड़ दो, क्या है फर्क पड़ता है, बस उसको समझ में आनी चाहिए। वहां पे तो ग्रामर का कोई हिसाब किताब नहीं होता बेटा, पॉइंट लिख दो बस अच्छे से और डायग्राम अच्छे से निकाल दो, और कुछ भी बोलो, वी हैव टेकिंग, ऐसा कुछ भी बोलो, वहां पे कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कळलं का मी काय म्हणलो ते, वी हैव टेकिंग मतलब, बरोबर ना, ऐसा कुछ भी चलता है वहां पे, कुछ भी। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे काम की चीज, केमिकल इंजीनियर का काम यहीं पे आता है। यही सब हम काम करते रहते हैं, मतलब करते अगर वो होते तो, राइट। तो यहां पे बेटा क्या करना है, ये एक्चुअली रिएक्शंस कैसी होती है, ये 2 इनलेट्स है, एक से हाइड्रोजन को डाला, दूसरे से नाइट्रोजन को डाला, और यहाँ पे कॉम्प्रेसर है। कॉम्प्रेसर का काम क्या होता है, एयर का प्रेशर बढ़ाना। अब यहाँ पे प्रेशर तो हमने बढ़ाया है ना, पता है ना, प्रेशर बढ़ाने का है ना इसमें। तो कॉम्प्रेसर आपने हर रोज की जिंदगी में देखा भी है, कहाँ पे देखा है पता है, आप गाड़ी में हवा मारते हो कि नहीं, तो वो कैसे जाती है हवा, ऐसे थोड़ी जाती है, उसने फूका इधर से अंदर चली गई, उसका फुट जाएगा अंदर क्या क्या, हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि टायर के अंदर तो हवा ज्यादा होगी ना, हाँ, उसको लगा के फूकोगे तो पूरा फट जाएगा इधर, क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है। तो उधर हवा घुसाने के लिए, पता है ना, ये टायर का है, टायर के अंदर अगर हवा आपको घुसानी है इधर, तो आपको मतलब जिस चीज से हवा भर रहे हो वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। टायर के अंदर P1 है, इधर P2 है, तो क्या होना चाहिए, P1 लेस देन P2 या ग्रेटर देन P2, बात सही है। अरे 2 टंकियां है, हाँ, ए टंकी से बी टंकी में पानी को ले जाना है, पाइप जोड़ दिया, तो किस टंकी में ज्यादा पानी होनी चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना एक की तरफ, इधर कम होना चाहिए, सिंपल सी चीजें। तो ये कंप्रेसर को पहले क्या, मतलब कंप्रेसर आपने वहां पे देखा है, वो पाइप बस बाहर लाता है, हाँ, लेकिन अंदर क्या होता है, कंप्रेसर रहता है उसका, ठीक है। तो ये कंप्रेसर से अब प्रेशर बढ़ गया, अब ऊपर को मत देखो इधर, उसको बाद में देखेंगे। नीचे आया, ये यहाँ पे रखा है कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड, Al2O3, K2O सब रखे, यहाँ पे हो जाएगी रिएक्शन, कौन सी वाली, N2 प्लस, बोलो क्या, N2 प्लस 3H2 गिव्स अमोनिया, बात सही है, ये रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन 100% होगी क्या, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब जो भी बनेगा बाद में इधर आएगा, तो उसमें क्या होगा, अमोनिया भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और N2 भी होगा। यहां तक समझ में आया। फिर इनको इधर ले जाके लिक्विफाई किया, लिक्विफाई करने के अलग अलग तरीके, एडियाबैटिक एक्सपांशन वगैरह वगैरह, अगर आपने थर्मो पढ़ा है तो। एडियाबैटिक एक्सपांशन करोगे तो क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपांशन में वो एक्सपांड हो जाएगा, राइट,
उसकी इंटरनल मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, बस इतना याद रखो। एडियाबैटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर कम होता है। बात समझ में आ रही है? एडियाबैटिक, बस इतना याद रखो, एडियाबैटिक एक्सपांशन कराने पर टेम्परेचर कम होता है। अब ठंडा करने पर अमोनिया तो लिक्विड बन गया, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं बने। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अभी ध्यान से बोलो। अमोनिया लिक्विफाई हो गया, और जो लिक्विफाई नहीं हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, कम? आप ही बताओ मुझे कुछ। जो लिक्विफाई नहीं हुआ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए बेटा। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जाने के बाद क्या होता है? लिक्विफिकेशन, या ऊपर? बोलो रे। ये मानो 25 डिग्री सेल्सियस है, हाँ, तो आप ठंडा कर रहे हो तो नीचे जा रहे हो ना, हाँ, तो सबसे पहले कौन लगेगा, अमोनिया, नाइट्रोजन? रास्ते में कौन लगना चाहिए? अमोनिया। तो अमोनिया का ज्यादा हो गया ना, नाइट्रोजन का कम हो गया। ऐसा दिमाग लगाओ, दिमाग तो लगाना चाहिए ना। ऐसा पूछ भी सकते हैं ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ज्यादा है, तो ये तो दिमाग लगाने की चीज है। आप याद करो, ये 25 है और इसका कम कम करते जा रहे हो, और पहले अमोनिया लिक्विफाई हो गया, यानी उसका ही बॉइलिंग पॉइंट आया होगा ना। तो पहले आया मतलब, पहले आया मतलब ज्यादा है या कम है? पहले आया मतलब, ऐसा नहीं होता जी। पहले आने का मतलब कम ज्यादा ऐसे नहीं होता। आप कहाँ से चढ़ाई शुरू कर रहे हो, इससे होता है ये। अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो ये पॉइंट पहले आया तो ये कम है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। अरे बेटा, आप किसी हिल के ऊपर चढ़ रहे हो, हाँ, अगर ए और बी, यहां से अगर आप नीचे आ रहे हो तो पहले बी लगा तो वो क्या कम हाइट पे है? पहले लगा मतलब छोटा, ऐसे थोड़ी होता है। आप किस डायरेक्शन से आ रहे हो मैटर करेगा ना। तो आप ऊपर से नीचे मतलब कम कम होते आ रहे हो, सही बात है ना। तो पहले अमोनिया लिक्विफाई हुआ, यानी अमोनिया यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख के बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अमोनिया का ज्यादा है ना। अरे सिंपल सी बात है, नहीं समझ रही? नहीं समझ रही? समझ रही? समझ रही ना। पहले लगने का मतलब क्या होता है? ऐसे थोड़ी रट्टा मारोगे कि जो पहले लगेगा वो छोटा होगा, ऐसे तो नहीं होगा। किस डायरेक्शन में जा रहे हो यही होगा ना। यहाँ पे यीशु क्रिस्त का जन्म हुआ मान लो, तो जो पहले लगेगा वो छोटा होगा, ऐसे थोड़ी रट्टा मारोगे। किस डायरेक्शन से जा रहे हो? हाँ, यहाँ पे मान लो शिवाजी महाराज है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी है। अब यहाँ पे मान लो गौतम बुद्ध है, और उसके पीछे मान लो, अब उनके उससे पहले तो पता नहीं कौन था, मतलब उतना ग्रेट आदमी, जो भी हड़प्पा संस्कृति वाला कोई होगा, ठीक है, उसको ले लो। तो पहले लगा, इधर से इधर अगर जाओगे बेटा तो पहले कौन लगेंगे? गौतम बुद्ध लगेंगे। तो क्या गौतम बुद्ध छोटे हो गए? हाँ, अब इधर से इधर जाओगे तो पहले कौन लगेंगे? शिवाजी महाराज लगेंगे। तो वो तो छोटे हो गए या बड़े हो गए? नहीं, आराम से, ठीक से देखो। अब यहीं पे बताओ, चलो, जो पहले लग रहा है वो हमेशा छोटा होगा या बड़ा होगा, ऐसा बता नहीं सकते, ऐसा नहीं बता सकते। अब आपको ये तो पता है कि बड़ा कौन है, हड़प्पा वाला बड़ा होगा या छोटा होगा? हड़प्पा वाला बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा। मान लो कि ये कभी मर ही नहीं रहे लोग, अमर है मान लो, ठीक है, उनकी आत्मा ले लो। तो हड़प्पा वाला तो बुजुर्ग है, गौतम बुद्ध तो उनसे यंग है, शिवाजी महाराज एज कंपेयर टू गांधी जी बुजुर्ग है ना। अब दिखने में उनकी फोटो ही यंग है हर समय, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। बात सही है ना। अब शिवाजी महाराज की बुढ़ापे की तस्वीर ही नहीं है, और गांधी जी की हर समय बुढ़ापे की तस्वीर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना। ये एक बार मैं बैठा था कॉलेज की, अपने ये 12th में था शाहू कॉलेज में, तो बैठा था, ऐसे बैठे बैठे मेरे दोस्त को पूछा, बेटा दोनों में से कौन बड़ा है बता चल। ऐसे ही टाइम पास किया था, तो उसने बोला गांधी जी है, और वो बोलता ही रहा, नहीं गांधी जी। अबे गांधी जी बूढ़े, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अब मुझे बताओ, जो पहले लगता है वो बूढ़ा या छोटा, ऐसा नहीं बोल सकते ना। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, इतना ही मुझे बोलना है। अब यहाँ पे पहले बुद्ध जी लगे तो वो छोटे हैं, लेकिन इधर पहले शिवाजी लग रहे हैं तो वो छोटे नहीं है, वो बड़े हैं। चलिए भाई, तो वैसे ही है, लिक्विड अमोनिया का मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसलिए वो पहले लिक्विफाई हो गया, और इतना ही उसका एक्सपेंशन किया जाता है कि जिससे अमोनिया लिक्विफाई हो लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ना हो, जिससे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हवा के रूप में इधर जाते हैं, राइट। इधर एक पंप होता है, पंप का काम क्या होता है?
किसी चीज को बहा के लेना या किसी चीज को पावर देना? पावर देना। पंप मतलब पाइप नहीं होता बेटा, राइट? पाइप अलग और पंप अलग। बात समझ में आ रही है ना? हमारी आर्टरीज क्या है? पाइप है या पंप है? और हमारे खेतों में जो होता है पानी देने के लिए जो ऐसा सिलेंड्रिकल ये ऐसा बड़ा सा बड़ा क्या होता है? वो पाइप होता है, वो पंप नहीं होता। हम बोलते हैं उसको पंप है, लेकिन वो पंप होता है क्या? नहीं। पंप क्या होता है? जो मोटर होती है ना हमारी, उसको पंप बोलना चाहिए। जो हर्ट है हमारा क्या है? सो पंप इज समथिंग विच रेजेस द एनर्जी ऑफ एनी फ्लूइड, राइट? तो ये इसकी एनर्जी बढ़ाता है और इनके अंदर घुसाता है। तो इधर से जो आ रहा है तो मतलब ये रिसाइकलिंग करने जैसा है ना। रिसाइकलिंग का पता है ना क्या होता है? यहाँ पे वेस्ट जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, लेकिन उसको फिर से वापस यहीं पे डाल दिया। तो समझ में आया क्या हुआ? अब इसको इंग्लिश में लिखोगे क्या है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए कंप्रेसर एट 20 megapascal. The compressor increases the pressure and the gaseous mixture is sent to the reaction chamber. इसको reaction chamber बोलते हैं, maintained at 700 Kelvin. साथ सही बात है ना? Containing the catalyst iron oxide Al2O3 and नहीं iron oxide मान लो and the promoters Al2O3 and K2O. The reaction occurs to some extent, not 100%, and the mixture of three gases N2 hydrogen and 2 NH3. ऐसे नहीं लिखना है, पॉइंट देके लिखना है. And the mixture is sent to liquefaction chamber where the ammonia gets liquefied, but nitrogen and hydrogen are not liquefied and they are recycled through a pump into the original mixture as shown in the figure drawn below. अगर नीचे निकालोगे तो या अबो ऊपर निकालोगे तो, राइट? वरना एक ही चीज नहीं रखनी है. अगर ऊपर निकालते हो तो उसको एज शोन अबो ऐसा बोलो, ठीक है? तो इस तरीके से ये 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, पता नहीं किसके लिए आएगा, राइट? तो ये सब हो गई चीज, किस तरीके से लिखना है समझ में आया? आपको क्या करना है फिर, नवनीत को निकाल के देखो और वहां पे किस तरीके से प्रोसेस दी है. ये सब अगर लिखा के दूंगा तो बहुत सारा टाइम उसमें जाएगा. मैंने तो बता दिया क्या करना है. चलो पहले इसको लिखो. सो रहे हो आप लोग कुछ? ये हो गया क्या? ये वाला हो गया कल? बोलो फटाफट. नहीं हुआ? चलो यहां से लिखो. ये वाला हुआ? पूर्ण पेज झाले है, राइट? अब देखो नेक्स्ट मेथड है, ये एनसीईआरटी के अंदर दी है, बोर्ड के अंदर नहीं, इसलिए मैं एन लिखता हूं. मतलब लिखा करता था, अब तो पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलता है. तो यूरिया से पैदा करना है किसको? अमोनिया को. तो पहले तो यूरिया है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करो. वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अमोनियम कार्बोनेट पैदा हो रहा है. और अमोनियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किसमें किसमें होना है? अमोनिया, वाटर और CO2. मतलब कार्बोनेट है तो उसका डिकम्पोजिशन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होना ही है, राइट? अब ये इंपॉर्टेंट है. चलिए रिएक्शंस जिसमें लॉजिक होता है कुछ हद तक. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. सबसे पहले तो अमोनिया मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है. सही बात है ना? लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से वो क्या करेगा? डोनेट करेगा. और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की हर एक की क्षमता अलग होती है. मतलब कुछ लोग 4 बनाते हैं. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, जो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, डी ब्लॉक, उनके पास ना डी ऑर्बिटल खुला होता है पूरा का पूरा. मतलब उसमें कुछ भरा हुआ होता है थोड़ा बहुत, 2-3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन काफी सारे उनके ऑर्बिटल खुले होते हैं, राइट? एम्प्टी होते हैं. समझ में आ रहा है ये? अरे समझ में आ रहा है क्या? और इसीलिए उनके अंदर वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल अगर एम्प्टी है, अगर कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है तो उसके अंदर क्या करते हो? क्या एक्साइट भी कर सकते. और एक चीज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक्साइट नहीं करना होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए एक्सेप्ट करना होता है. बात सही है ना? लोन पेयर वाला क्या करेगा? डोनेट करेगा. और एम्प्टी ऑर्बिटल वाला, तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके पास डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसलिए वो एक्सेप्टर की तरह अच्छे से काम करते हैं. जैसे कि कैल्शियम है, अब ये डी ब्लॉक का नहीं है, लेकिन इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं. क्यों होते हैं बेटा? याद आ रहा है कुछ? मैंने बोला था ना, यस ब्लॉक वालों के पास पी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है. समझ में आ रहा है कुछ? बस इनके पास नहीं होता, बोला ना मैंने, इनके पास है पी ऑर्बिटल, इनके पास नीचे वालों के पास डी ऑर्बिटल होता है.
अब डी ब्लॉक वालों के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही है, यस वालों के पास पी होता है। बहुत अच्छे। तो कैल्शियम 6 अमोनिया को एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब 6 अमोनिया उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, NH3 कैल्शियम 2+। अब कैल्शियम 2+ कैसे बनेगा यार? कैल्शियम क्या है जो भी है, मतलब कैल्शियम 20 ना, तो 3s2 3p0, 3p के अंदर तो कुछ भी नहीं ना, उसके सिर्फ यस के अंदर 2 होंगे, और वो भी अब क्या है, कैल्शियम 2+ है, यानी यस के अंदर जो 2 है वो भी तो चले गए, वो भी चले गए कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो गई। तो ये कैल्शियम क्या कर रहा है, 6 अमोनिया को एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे? इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे पूरा एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल के। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक सबसे एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है वो कि कलरफुल होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हो। क्यों होते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन वो कलरफुल होते हैं। लेकिन ये बेचारा कलरलेस है, उसका भी देखेंगे बाद में, अब नहीं समझ सकते तुम। कॉपर 4 अमोनिया को एक्सेप्ट करेगा, उसका कलर है डीप ब्लू। चार्ज याद रखना है, कैल्शियम के ऊपर तो 2+ रहता है, सिंपल सी बात है। कॉपर के ऊपर +1 और +2 दोनों रहते हैं, और सिल्वर के ऊपर +1 है, 2 ही अमोनिया को एक्सेप्ट करेगा। अब यहां पे झोल झमेला ये होता है बेटा कि इनको याद कैसा करें, किसने 6 लिए किसने 4 लिए, है ना? कंफ्यूजन तो होता होगा ना ऐसे। तो बेटा सबसे पहले तो कैल्शियम, कॉपर और सिल्वर, ये 3 लोग हैं। वैसे देखो तो इनका एटॉमिक नंबर यहां से बढ़ रहा है, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे अमोनिया की संख्या कम हो रही है, राइट? जो जितना बड़ा उसके पास उतना कम अमोनिया की संख्या। तो मैं इसके लिए क्या बोलता था पहले, अंगूर, लंगूर के पास अंगूर, मतलब ये सबसे छोटा है, लंगूर है, लेकिन उसके पास 6 अमोनिया। अमोनिया मतलब उसके 4-6 बाजुओं में भी लड़कियां हैं, ऐसा कुछ याद करने का, राइट? इसके पास 4 ही है, इसके पास 2 ही है, जो भी याद करने का तरीका है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन अमोनिया की। अमोनिया क्या है? एसिड बेस। पानी के अंदर डालो, क्या पैदा करेगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या पैदा करेगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये है आपका बेस, यहां तक हो गया। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर FeCl3 की रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? तो ये तो बेस है, ये तो साल्ट है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा? अमोनिया के साथ कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, और Fe के साथ कौन जाएगा? OH। अरे समझ में आ रहा है तो बोलो यस, समझ में आ रहा है तो बोलो यस। समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या हुआ? पहले अमोनिया को पानी के अंदर डाला, क्या था, क्या फॉर्म हुआ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसको साल्ट के साथ रिएक्ट किया, मतलब 2 स्टेप वाली रिएक्शन की। उन्होंने क्या बोला, अमोनिया को पानी के अंदर डालो, बेस बनेगा, और इस बेस को 2 चीजों के साथ रिएक्ट करो, मतलब साल्ट के साथ। ये एक साल्ट, ये दूसरा वाला साल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और कुछ नहीं, इतना ही बताया उन्होंने, अमोनियम क्लोराइड और FeOH थ्राइस। लेकिन FeOH थ्राइस आपने देखा होगा 10th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10th या 9th में था। फेरिक हाइड्रोक्साइड ये भी क्या होता है, डिकम्पोज होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता। तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा? Fe2O3 और वाटर बनाएगा, ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है, रस्ट का होता है, राइट? रस्ट की तरह। लेकिन हुआ क्या बेसिकली? डबल डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या क्या बोल रहा हूं? पहले क्या हुआ बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी रिएक्शन क्या करोगे तुम? FeCl3, तो क्या होगा? ये दोनों साथ आएंगे, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, और ये दोनों साथ आएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, इसका इसको, इसका उसको। और ये जो हाइड्रोक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन Fe2O3 और XH2O में होता है। वैसे ही अगर इस साल्ट के साथ इस बेस को करोगे तो नया बेस पैदा होगा, यानी इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और इसका इसके साथ, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और क्या है? तो झड़ियन OH टेकन ट्वाइस। ओ गलत कर दिया, राइट? गलत हो गया। यहां पे क्या होना चाहिए बोलो फिर, बोलो रे। अमोनियम क्लोराइड की जगह पर क्या होना चाहिए? अमोनियम सल्फेट होना चाहिए।
चलो कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछो, टेंशन लेने की बिल्कुल ही बात नहीं है, पूछते रहो। अब अमोनियम सल्फेट है ना, तो अमोनियम सल्फेट ऑफ कोर्स एज पर वैलेंसी करना चाहिए। रिएक्शंस का लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है क्या, क्या क्या बता रहा हूं? अपने से पढ़ोगे तो ये सब लॉजिक आप नहीं लगाते, आप सिर्फ रट्टा मारोगे और मुश्किल जाता है, लेकिन अब इस तरीके से मुश्किल नहीं जाएगा। उसके बाद सिंपल सी बात है, अमोनिया को किसी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो क्या एसिड और बेस क्या होता है, साल्ट और वाटर पैदा होता है, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, ऑलवेज नहीं होता। वाटर कब पैदा होता है, जब बेटा OH हो तो वाटर होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब ये अमोनिया है आपका, इसको HCl के साथ करा दो, क्या होगा, ये NH4+ मतलब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम साल्ट बनते हैं बेटा। अमोनियम साल्ट कौन से, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड है तो अमोनियम सल्फेट। चलिए इसको एक देख लेते बस, प्रिपरेशन ऑफ HNO3, इसको लिख के देखना ही पड़ता है, यहाँ लिख के देखना ही पड़ता है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझा, ऐसा ही समझना है आपको। इस चैप्टर का एक ही बेसिस है, वो है उसको लिखना। तो प्रिपरेशन ऑफ HNO3, NaNO3 इसको नाइट्र बोलते हैं, और H2SO4, इन दोनों का रिएक्शन है। चलो कौन सी रिएक्शन है, ये साल्ट है और ये क्या है, तो क्या होगा, हो रहा है क्या, अब थोड़ा अलग हुआ, एक ही हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, ऐसा दोनों का नहीं हुआ, मतलब सल्फेट साल्ट नहीं हुआ, बायसल्फेट साल्ट पैदा हुआ। समझ में आ रहा है कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, H2 को HCS निकाला मैंने, तो बेटा क्या होगा देखो, HNO3 ऐसे हुआ, राइट, और NaHSO4 सोडियम बायसल्फेट पैदा हुआ। तो ये HNO3, ये एसिड और नया साल्ट। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं एक देता हूं आपको, चलो इससे क्या होगा बताओ, चलो ये क्या है, ये एसिड है या बेस है, और ये बेस, तो नया एसिड कौन सा, HNO3, और नया साल्ट, समझ में आ रहा है ना। हाँ। उसके बाद है कमर्शियल प्रोसेस, मतलब इंडस्ट्री में कौन सी यूज की जाती है, ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस। इसमें क्या है, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दो तो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, लेकिन ये रिएक्शन प्लैटिनम और रोडियम इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में की जाती है। गेज का मतलब क्या होता है, छन्नी, चालनी। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, और क्या होता है, सरफेस एरिया कैटलिस्ट का बढ़ा दिया, 500 केल्विन 9 बार, टेम्परेचर ज्यादा है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, रिवर्सिबल रिएक्शन है, NO2 पैदा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिला दो, HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर से हम, ये देखिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब रिसाइकल कर सकते हैं, राइट। एक तो ऐसे याद रखो, या फिर फ्लो डायग्राम याद रखो, देखो वही है, इसी को फ्लो डायग्राम में बनाओगे तो कैसे आसान जाता है, देखो अमोनिया, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट, फिर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ HNO3, जो NA हुआ उसको यहाँ पे रीयूज करो। समझ में आई, तो फ्लो डायग्राम से जरा दिमाग में घुसता है, और कुछ नहीं। ओस्टवाल प्रोसेस में जो आपका HNO3 पैदा हुआ है वो उतना तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, कम ही होता है, फिर उसका डिस्टिलेशन करके उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है, 68% तक किया जाता है, और डिस्टिलेशन करने के बाद H2SO4 का इस्तेमाल करके डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन करना मतलब किसको निकालना, वाटर को निकालोगे तो कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है ना, शक्कर का सोल्यूशन है, उसमें से वाटर निकालोगे तो मिठाई बढ़ेगी या कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो इस तरीके से 98% तक इसको लेके जाया जाता है, और इस 98% HNO3 को बेटा बोलते हैं एक्वा फोर्टिस। क्या बोलते हैं, एक्वा फोर्टिस, ठीक है, ओके, इसको लिखना है बेटा, टाइम, ओ टाइम झाला खूप, जाऊ शकता, उद्या लिहूया।